नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक और इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पीछे शिकागो यूनिवर्सिटी। शिकागो के अंदर जो यूनिवर्सिटी आती है उसके बेस सेमेस्टर थर्ड के अंतर्गत आपके मुख्य से एस सी के अंतर्गत यानी स्किल एजुकेशन के अंतर्गत आपकी एग्जाम होने वाली इको टूरिज्म की, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। उसके सिलेबस के बारे में बात करें, उसके सिलेबस में मुख्य से आपकी 4 यूनिट में आपके सिलेबस को बांटा गया है। तो हम 4 क्लास में हमारे इस कंप्लीट क्लास जो करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में जो इको टूरिज्म है उसके सामान्य परिचय के बारे में। इस प्रकार हम 4 यूनिट में आपकी इस कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो आपको इस पूरे 4 क्लास को देखना है जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन करना हो सके। तो बिना किसी देखे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में इको टूरिज्म का अर्थ क्या होता है। तो इको टूरिज्म का अर्थ क्या होता है, तो आपको सिंपली बताना है कि इको टूरिज्म का अर्थ क्या होता है। तो इको टूरिज्म के अर्थ के बारे में बात की जाए, इको टूरिज्म का अर्थ क्या होता है, तो आपको इको टूरिज्म का अर्थ होता है कि प्राकृतिक क्षेत्रों की ऐसी जिम्मेदारी यात्रा जिससे पर्यावरण को संरक्षण हो और स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ मिले और पर्यटन को प्रकृति व संस्कृति के प्रति जागरूकता प्राप्त हो सके। यानी इको टूरिज्म का अर्थ होता है कि प्राकृतिक क्षेत्रों की ऐसी जिम्मेदारी यात्रा जिससे पर्यावरण को संरक्षण हो सके और स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ मिले और पर्यटन को प्रकृति व संस्कृति के प्रति जागरूकता प्राप्त हो सके। तो जिसे मुख्य से आपका इको टूरिज्म का अर्थ माना जाता है। ठीक है, सरल शब्दों में प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन करना ही इको टूरिज्म कहलाता है। यानी कि हम बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए जब किसी क्षेत्र में पर्यटन करते हैं तो उसे इको टूरिज्म कहा जाता है। ठीक है, इको टूरिज्म की परिभाषा क्या होती है, तो इको टूरिज्म की परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होती है। अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली बताना है कि IUCN के अनुसार इको टूरिज्म की परिभाषा क्या होती है। इको टूरिज्म प्राकृतिक क्षेत्रों की पर्यावरणीय जिम्मेदारी यात्रा है जिससे प्राकृतिक संरक्षण और स्थानीय समुदायों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये परिभाषा याद रखनी है। TIES के अनुसार क्या परिभाषा है, तो ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण की रक्षा करे, ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण की रक्षा करे, स्थानीय लोगों की भलाई करे और पर्यटन को शिक्षा दे, उसे मुख्य से आपका इको टूरिज्म कहा जाता है। ये परिभाषा दो परिभाषा के बीच में बताई गई है, तो इन दोनों परिभाषाओं को आपको याद रखना है। ठीक है, अब बीच में आगे नेक्स्ट आपकी पूछा था कि कम ज्ञात कम विकसित क्षेत्रों में इको टूरिज्म की वर्तमान स्थिति क्या है। तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो कम ज्ञात व कम विकसित क्षेत्रों में इको टूरिज्म की वर्तमान स्थिति क्या है। तो आपके भारत और विश्व में कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं है लेकिन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। ठीक है, तो आदिवासी क्षेत्र में अभी तक पर्यटन की सुविधाएं विकसित नहीं हुई है, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं विकसित हुई है और मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं विकसित हुई है और द्वीपीय क्षेत्र में मुख्य से अभी तक पर्यटन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति विकसित नहीं हो पाई है। तो ठीक है, तो आपके पीछे क्वेश्चन पूछेगा कि इको टूरिज्म की वर्तमान स्थिति कौन से क्षेत्रों में अभी तक विकसित नहीं हुआ, तो आप सिंपली इसका आंसर बता देना। ठीक है, अब आपके बीच में वर्तमान स्थिति कैसी है, तो वर्तमान स्थिति की जब बात की जाए तो इसके अंतर्गत तो सीमित सड़कें व परिवहन सुविधाएं पूर्ण है एंड कम प्रसार है एंड स्थानीय लोगों में जागरूकता की कमी है। इसलिए द्वीपीय क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी आपकी इको टूरिज्म यानी कि पर्यटन की दृष्टि अभी कम मानी गई। ठीक है, बुनियादी ढांचे कम है यहाँ पर, तो ये आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। इको टूरिज्म की संभावनाएं क्या है, तो इको टूरिज्म की संभावनाएं के बारे में बात की जाए तो किसी क्षेत्र में इको टूरिज्म की संभावना निम्न बातों पर निर्भर करती है। यानी आपको सिंपली क्वेश्चन आएगा कि इको टूरिज्म की बातें किन पर निर्भर करती है, तो आपको सिंपली बता देना है कि इको टूरिज्म की संभावना मुख्य रूप से वहाँ के प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन उसके अंतर्गत आपका जंगल आ जाता है या नदियाँ आ जाती है, उसके अंतर्गत आपकी झीलें आ जाती है। यानी अच्छी झीलें होगी, अच्छी नदियाँ होगी, अच्छे जंगल होंगे और अच्छे पहाड़ होंगे और अच्छे समुद्र तट होंगे, तब वहाँ पर इको टूरिज्म ज़्यादा आकर्षित होगा मुख्य रूप से। ठीक है, जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता भी मुख्य रूप से उसको आकर्षित करती है। जैव विविधता भी आपके प्रमुख रूप से आकर्षित करती है। यानी वनस्पति आपको आकर्षित करती है, वन्य जीव आकर्षित करती हैं, पक्षी और प्रजातियां वहाँ पर प्रमुख रूप से आकर्षित करती है। सांस्कृतिक और जातीय विविधता क्या है, तो सांस्कृतिक और जातीय विविधता क्या था, आप कहेंगे लोक नृत्य वहाँ की प्रमुख रूप से आकर्षित करती है आपके, और वहाँ के पारंपरिक भोजन और वेशभूषा वहाँ पर प्रमुख रूप से आकर्षित करती है। ठीक है, मेले और त्यौहार यहाँ पर प्रमुख रूप से आकर्षित करती है। तो फील्ड सर्वे का अर्थ क्या होता है, फील्ड सर्वे का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि फील्ड सर्वे का अर्थ क्या होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फील्ड सर्वे का अर्थ क्या होता है, तो फील्ड सर्वे का अर्थ आपका क्या होता है, तो आपके फील्ड सर्वे का अर्थ किसी क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करना ही फील्ड सर्वे का अर्थ माना जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इको टूरिज्म योग्य स्थानों की पहचान करना एंड प्राकृतिक सुंदरता का मूल्यांकन करना फील्ड सर्वे कहलाता है। ठीक है, यानी फील्ड सर्वे का अर्थ होता है कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति मुख्य से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उसकी जानकारी एकत्रित करता है, वो लोगों को जानकारी प्रोवाइड करता है, तो उसको मुख्य से फील्ड सर्वे प्रमुख रूप से कहा जाता है। जैव विविधता का अध्ययन करना
एंड स्थानीय संस्कृति को समझना ही प्रमुख रूप से ये माना जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ इको टूरिज्म के संभावित स्थानों की पहचान के मानदंड कौन कौन से है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी संभवता के आधार पे तो आपको प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए एंड प्राकृतिक संतुलन बना हो एंड वन्य जीव क्षमता क्या होती है, वन्य जीव क्षमता की बात की जहाँ पक्षी और जानवरों की उपस्थिति हो एंड संरक्षित क्षेत्र वहाँ पर प्रमुख रूप से हो, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू रहे थे प्राकृतिक सौंदर्य यानी झरने का वहाँ पर झरने प्रमुख रूप से अच्छे होने चाहिए यानी प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा माना जाना चाहिए। पर्वत एवं दृश्य यानी पर्वत एवं दृश्य भी अच्छा होना चाहिए। वन भी वहाँ पर प्रमुख रूप से अच्छे होने चाहिए और जातीय संस्कृति की क्षमता भी वहाँ पर प्रमुख रूप से अच्छी होनी चाहिए। आदिवासी संस्कृति को वहाँ पर प्रमुख रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऐतिहासिक परंपराएं वहाँ पर प्रमुख रूप से लागू होनी चाहिए एंड प्रचलित इको प्रथाएं। तो आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के बारे में बात करिए तो आपके बीच में आपको पूछा जाएगा कि इको प्रथाएं क्या होती है। तो फर्स्टली इको प्रथाएं क्या होती है, तो कुछ ऐसी गतिविधियां जो पहले से हो रही हो जिन्हें इको टूरिज्म में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्टली इको प्रथाएं क्या होती है, तो आप कहेंगे कि पहले से ऐसी पहले से ऐसी प्रचलित सुविधाएं जिनको इको टूरिज्म में जोड़ा जा सकता है, जैसे वर्षा जल संचय को वहाँ पर जोड़ा जा सकता है, जैविक खेती को वहाँ पर प्रमुख रूप से जोड़ा जा सकता है, सौर ऊर्जा को वहाँ पर जोड़ा जा सकता है एंड प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र एंड होम स्टे व्यवस्था को प्रमुख रूप से जाना या जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इको प्रथाओं को इको टूरिज्म का कार्यक्रम से जोड़ना, तो उदाहरण है जैविक खेतों से पर्यटनों का ठहरना, सौर ऊर्जा में चलने वाली रिसोर्ट, स्थानीय भोजन पर आधारित पर्यटन, अश्लील कार्यशालाएं, ठीक है। इको टूरिज्म के लाभ कौन कौन से जाते हैं, इको टूरिज्म के लाभ आपके बीच में बताना है कि आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि इको टूरिज्म के लाभ बताइए। तो आपको इको टूरिज्म के लाभ बताने तो आप कैसे बताएंगे, तो इको टूरिज्म के लाभ बताएंगे जैसे पर्यावरणीय लाभ। तो पर्यावरणीय लाभ क्या होता है, तो जंगलों का संरक्षण करना एंड जैव विविधता की रक्षा करना पर्यावरणीय लाभ होता है। आर्थिक लाभ कौन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि स्थानीय जागरूकता, स्थानीय रोजगार एंड आय में वृद्धि एंड सामाजिक लाभ हो जाता है आपका संस्कृति का संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता, ठीक है। इको टूरिज्म के नुकसान कौन कौन से हो जाते हैं कि इको टूरिज्म के नुकसान हो जाते हैं आपके पर्यावरण प्रदूषण, संस्कृति ह्रास एंड वन्य जीवों का नुकसान इको टूरिज्म के नुकसान होते हैं, ठीक है। अब आपके बीच आता है कि निष्कर्ष, आपके बीच निष्कर्ष यानी इसका अंत क्या होता है, तो इसके बारे में हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। आपके बीच में इसका सारांश हम लास्ट में हम करने वाले, तो सारांश के बारे में बात करें। सारांश में बताया गया कि इको टूरिज्म केवल पर्यटन ही नहीं बल्कि सतत विकास का माध्यम ही माना जाता है, ठीक है। सतत विकास का माध्यम माना जाता है और इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का मुख्य उद्देश्य ये समझना है। नहीं, यूनिट फर्स्ट आपके सिलेबस में दी गई है तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कम ज्ञात क्षेत्रों में इको टूरिज्म की वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी संभावनाएं क्या है और फील्ड सर्वे के माध्यम से उपयुक्त स्थानों की पहचान कैसे की जाए। इसके अंतर्गत आपकी यूनिट फर्स्ट बताएगी। ये लगभग आपकी 12 नंबर की यूनिट फर्स्ट आती है। तो इसमें जो हमने बताया था तो वो मुख्य से आपके 20 नंबर का मुख्य से माना जाता है। तो इसके मुख्य योग्य बिंदु क्या था, इको टूरिज्म की परिभाषा आपके बीच में आ सकती है, फील्ड सर्वे का अर्थ क्या होता है एंड इको टूरिज्म की संभावनाएं क्या होती है। तो एक आपके बीच में आता है इको प्रथाएं क्या होती है, लाभ और हानि इसकी आ सकती है, ठीक है। अब आपके बीच में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इको टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इको टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य आपका पर्यावरण संरक्षण माना जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है इको टूरिज्म का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे इको टूरिज्म का संबंध हमारा सतत पर्यटन से माना जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलिए तो आपके विचार है कि IUCN की अनुसार इको टूरिज्म क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक जिम्मेदार प्राकृतिक यात्रा होती है। यानी प्राकृतिक यात्रा वो नहीं होती है जिसमें हम बिना किसी नुकसान किए एक अच्छा सर्वे यहाँ पर कर सके, ठीक है। फील्ड सर्वे क्या है, तो आप कहेंगे कि स्थल पर जाकर अध्ययन करना, यानी कि उस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना कि कैसी जानकारी वहाँ पर प्रमुख रूप से मिलती है, ठीक है। आपके MCQ क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन आपके छोटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको सोल्व कराने का प्रयास करूँगा। वैसे आपके MCQ क्वेश्चन नहीं आएंगे। टूरिज्म में किस ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई है, तो आप कहेंगे सौर ऊर्जा को वहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। जैव विविधता का अर्थ क्या है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे जैव विविधता का अर्थ होता है आपका होता है जैव विविधता का अर्थ जीवन की विविधता, ठीक है। जीवन की विविधता होती है। साइंस ब्यूटी का अर्थ क्या था, आप कहेंगे कि साइंस ब्यूटी का अर्थ होता है प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है। इको टूरिज्म के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे कि इसके लिए प्रमुख उपयुक्त क्षेत्र औद्योगिक नगर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ऊर्जा वर्षा जल संचय क्या होता है, तो आप कहेंगे वर्षा जल संचय पानी जमा जमा करना होता है, ठीक है। होम स्टे का अर्थ क्या होता है, तो आपके होम स्टे का अर्थ होता है स्थानीय घर में ठहराव करना, होम स्टे कहलाता है, ठीक है। अब 10 शॉर्ट आंसर आपको एक क्वेश्चन आपको करनी है, अपनी हिसाब से आंसर करनी है। इनके इको टूरिज्म की परिभाषा क्या, आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे तो इको टूरिज्म की परिभाषा दीजिए। फील्ड सर्वे क्या होता है, हमने उसके ऊपर बात कर ली। जैविकता क्या है एंड मुख्य से इको प्रथाएं क्या है, साइंस ब्यूटी का महत्व क्या है, इको टूरिज्म के 2 लाभ लिखनी एंड स्थानीय समुदाय की भूमिका बताइए एंड होम स्टे क्या है, तो पारिस्थितिकी
संतुलन क्या है, इकोटूरिज्म की दो समस्या लिखी है। तो ये आपको लिख रहा है लॉन्ग आंसर आपको इकोटूरिज्म का अर्थ है, उद्देश्य एवं महत्व है। इसके लिए कम ज्ञात क्षेत्रों में इकोटूरिज्म की वर्तमान स्थिति, फील्ड सर्वे की आवश्यकता है, प्रक्रिया। इनमें से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा, एक क्वेश्चन 100% आपका इस जो क्वेश्चन मैंने आपको बीच में बताया 10 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तो इनमें से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी आएगा। अब आपके बीच में यूनिट सेकंड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे, यूनिट सेकंड के बारे में नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपके बीच में मुझे से आपके बीच में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आपकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि इकोटूरिज्म का अर्थ है, उद्देश्य एवं महत्व है। तो इकोटूरिज्म का अर्थ क्या होता है, तो इकोटूरिज्म का अर्थ के बारे में हमने बात की थी। इकोटूरिज्म का अर्थ होता है प्राकृतिक क्षेत्रों की ऐसी जिम्मेदारी जहाँ यात्रा पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुँचाने, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए सामाजिक लाभ मिले, और मुख्य इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रकृति संरक्षण के साथ साथ सतत विकास को बढ़ावा मिल सके। और इकोटूरिज्म पर्यटन के प्रति जागरूकता बनाता है, जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होता है। इसका महत्व इस बात में है कि यह पर्यटन को संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखता है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है इससे, यानी वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी संस्कृति का संरक्षण होता है और उस क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी जाता है कि कम ज्ञात और इकोटूरिज्म स्थिति की संभावनाएं क्या है। संभावनाएं बारे में बात करें तो कम ज्ञात क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो आपके बीच थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो कम ज्ञात क्षेत्रों में इकोटूरिज्म की वर्तमान स्थिति कमजोर है, क्योंकि वहाँ सड़क संचार और प्रसार की कमी होगी। फिर भी इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में जैविकता और अनूठी संस्कृति है, ठीक है। तो जहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं बनी होगी, यानी कि यहाँ पर कोई मंदिर है तो यहाँ पर 20 किलोमीटर दूर तक पुठी हुई सड़क है, तो वहाँ पर लोग पर्यटन करना कम पसंद करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट अच्छी तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।